अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए हमें उन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो हमें वो रिजल्ट लाने में मदद करते हैं। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सेम ऐसे ही स्ट्रेंथ के पीछे भागने से अच्छा है आप उन चीजों पे ध्यान दो जो आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करेंगी। मैं चाहता हूँ किसी गांव का एथलीट या कोई छोटा या बिगिनर एथलीट भी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ चीजें ईजी लगने लगती है तो आप थोड़ा बहुत वीडियो को स्किप कर सकते हो। कौन से फैक्टर्स हमारी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कौन सा एथलीट कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, और एक एथलीट कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकता है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में। अगर आप ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाओगे तो फिर आप ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाओगे, आप ज़्यादा जंप नहीं कर पाओगे और आप ज़्यादा वेट भी लिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर हमें हमारे स्पोर्ट्स में अच्छा करना है उसके लिए हमें हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, और हम कितना ज़्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं या फिर हमारी स्ट्रेंथ कितनी है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बेसिक फैक्टर्स है जैसे कि एज और जेंडर, और इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे। अगर एक एथलीट की एज ज़्यादा है, वो मैच्योर हो चुका है, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अ बिगिनर एथलीट। वहीं पे जो मेल एथलीट्स रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ फीमेल एथलीट से थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो ये वो फैक्टर्स है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे मसल की क्वालिटी और डेंसिटी। अब ये क्वालिटी और डेंसिटी को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है ज़्यादा चीज़ कम से कम जगह में। अगर हम एक मिट्टी की ईंट को और एक लोहे की ईंट को देखेंगे और दोनों का साइज अगर बिल्कुल सेम है, फिर भी दोनों का वेट काफ़ी अलग रहेगा। जो मिट्टी की ईंट है वो 1 या 2 किलो की होगी, लेकिन वहीं पे जो लोहे की ईंट रहेगी सेम साइज की, उसका वजन 7 से 8 किलो भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ईंटों का साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन एक का वजन बहुत ज़्यादा है और वहीं पे एक का वजन कम है। तो अब इसमें जिसका वजन ज़्यादा है वो ज़्यादा डेंस है। मान लेते हैं कि हम दो एथलीट की 1 किलो की मसल को कंपेयर करेंगे, तो हो सकता है कि एक एथलीट की 1 किलो की मसल सिर्फ इतनी सी जगह में आ जाएगी, लेकिन वहीं पे हो सकता है कि दूसरे एथलीट की 1 किलो मसल इतनी जगह घेरेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एथलीट की मसल बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रही है और वहीं पे दूसरे एथलीट की मसल बहुत ही कम एरिया कवर कर रही है, लेकिन दोनों का जो वेट है वो बिल्कुल सेम है। तो जो मसल कम जगह में ज़्यादा वजन घेर रही है वो ज़्यादा डेंस है। हमें इस तरह की फुसफुसी मसल नहीं चाहिए, हमें बल्कि इस तरह की डेंस और एकदम पैक्ड मसल चाहिए रहती है। जो इस टाइप की मसल्स रहती है वो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने में मदद करेंगी, लेकिन वहीं पे इस टाइप की जो मसल्स है वो सिर्फ दिखाने के लिए रहती है, उनमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। अब इस टाइप की मसल अचीव करने के लिए हमें हमारे फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को थोड़ा कम कर सकते हो और प्रोटीन वाले फूड को बढ़ा सकते हो। लेकिन जो ये डाइट वाला पार्ट है ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट का परसेंटेज है। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं है तो फिर आपको ये डाइट नहीं लेनी है। और यहाँ पे अब मेन पिक्चर स्टार्ट होती है। अब हम क्वालिटी को देखने वाले हैं। मसल की क्वालिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साइज का सिंपल सा मतलब है एक बड़ी मसल ज़्यादा फोर्स लगा पाएगी, वहीं पे एक छोटी मसल कम फोर्स लगा पाएगी। और वैसे ही नंबर का मतलब है कि एक मसल कम फोर्स लगा पाएगी, लेकिन वहीं पे अगर 4-5 मसल के फाइबर्स हैं तो फिर वो ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे। तो अगर हमें हमारे मसल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें या तो उनका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा या फिर जो मसल फाइबर्स हैं उनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास ये 2 मेन तरीके हैं। मसल्स के साइज़ के बढ़ने को हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी, और वहीं पे मसल फाइबर्स के नंबर के बढ़ने को हम बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। जो हाइपरट्रोफी है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता है और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी करी गई हैं। लेकिन वहीं पे जो हाइपरप्लेशिया है ये बहुत अनकॉमन है, काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता होता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करी गई है अभी तक। जितनी भी रिसर्च हुई है वो अभी तक जानवरों के ऊपर हुई है, इंसानों के ऊपर उतना ज़्यादा डेटा नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जो हाइपरप्लेशिया है वो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। जो हाइपरट्रोफी वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब मसल्स के साइज को बढ़ाना, उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि हम मसल के फाइबर्स को बढ़ा पाएं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझा देता हूँ। हमारी बॉडी में 2 तरह की मसल फाइबर्स रहती हैं, एक फास्ट ट्विच मसल फाइबर रहती है और एक स्लो ट्विच मसल फाइबर रहती है। ये काफ़ी सारे एथलीट्स को अभी तक मालूम होगा। और जब भी किसी एथलीट का जन्म होता है तो उसी टाइम पे उसकी जेनेटिक्स के हिसाब से ये डिसाइड हो जाता है कि उसकी बॉडी में कितनी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होंगी और कितनी स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होंगी। हो सकता है कि किसी एक एथलीट में 80% फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हो और 20% स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हो। वहीं पे एक एथलीट में 50-50% का स्प्लिट हो सकता है और किसी एक एथलीट में 20% फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हो सकती हैं और 80% स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हो सकती हैं। तो जो ये रेशियो है ये कुछ भी हो सकता है।
जब हम हाइपरट्रोफी करेंगे तो मसल फाइबर्स चेंज नहीं होंगी, बल्कि जो मसल फाइबर्स हमारे पास पहले से हैं उनका साइज बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि एक एथलीट की बॉडी में 8000 फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स थी और 2000 स्लो ट्विच मसल फाइबर्स थी। जो ये 8000 फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स थी, इनका वजन था 8 किलो और 2000 स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का वजन था 2 किलो। अब मान लेते हैं कि इस एथलीट ने अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए हाइपरट्रोफी वाला वर्कआउट किया और इसने कुछ महीनों में 1 किलो मसल्स को गेन कर लिया। अब जो ये 1 किलो मसल है, ये सेम प्रोपोर्शन में दोनों गेन होंगी। जो एथलीट के पास 8000 फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स थी, वो बढ़ के हो जाएंगी 8800 फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, और जो 2000 स्लो ट्विच मसल फाइबर्स थी, ये भी बढ़ के हो जाएंगी 2200 स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। अब अगर हम इनके रेशियो को फिर से देखेंगे तो ये फिर से 80% और 20% रहेगा। लेकिन वहीं पे अगर ये एथलीट हाइपरप्लेशिया के लिए ट्रेन करता और सेम ये 1 किलो मसल को गेन करता, तो इस केस में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग रहती। पहले एथलीट्स की नई मसल फाइबर्स नहीं बन रही थी, बल्कि जो मसल फाइबर्स पहले से ही हैं उनका साइज बढ़ रहा था। लेकिन अभी जो ये 1 किलो नई मसल्स हैं, ये पिछली मसल्स का साइज बढ़ा नहीं है, बल्कि ये नई मसल्स की फाइबर्स बनी है। और जो ये नई मसल फाइबर्स बनी है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि एथलीट किस तरह का वर्कआउट कर रहा था। अगर एथलीट के लिए फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स इंपॉर्टेंट है और वो उस टाइप का वर्कआउट कर रहा था, मतलब एक्सप्लोजिव जंप्स वाला हैवी वेट ट्रेनिंग, उस टाइप का वर्कआउट कर रहा था, तो फिर जो ये नई मसल फाइबर्स बनी है, ये उसकी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ही बनेंगी। तो जैसे कि पहले 8800 और 2200 का स्प्लिट बना था, अब की बार ये प्योर 9000 और 2000 मसल फाइबर्स रहेंगी। पहले जो मसल फाइबर्स का रेशियो था वो 80% और 20% था, लेकिन अगर एथलीट हाइपरप्लेशिया करेगा और प्योर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स गेन करेगा, तो उससे रेशियो हो जाएगा 81.8 और 18.2 का। और अब क्योंकि एथलीट के पास ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिवनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाएगा। आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हाइपरप्लेशिया हमारी स्ट्रेंथ और पावर और स्पीड को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन हर मूवी की तरह इस मूवी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, और वो ये है कि हाइपरप्लेशिया के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करी गई है। हमें बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे हमारी हाइपरट्रोफी को ट्रेन करने के लिए, लेकिन हाइपरप्लेशिया को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा डेटा या फिर ज़्यादा रिसर्च नहीं है। लेकिन वीडियो को छोड़ के जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक तरीका है। इस मेथड का भी बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करोगे, तो फिर आपको लगभग हर जगह पे सिर्फ ये एक ही मेथड दिखेगा, और ये है इंट्रा सेट स्ट्रेच। जो ये इंट्रा सेट स्ट्रेच वाला मेथड है, ये आपको हाइपरप्लेशिया इंक्रीज करने में मदद कर सकता है। लेकिन बाय चांस अगर ये नहीं भी हुआ, तो आपकी मसल्स इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं कि हाइपरट्रोफी अपने आप ट्रेन हो जाएगा। मतलब बाकी हाइपरट्रोफी वाले जो मेथड्स है ना, उसमें तो ये एकदम श्योर रहता है कि आपकी मसल्स का साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ये मेथड यूज़ करोगे, तो इससे चांसेस है कि आपकी नई मसल फाइबर्स बन जाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं भी बनती हैं, तो फिर आपकी जो ऑलरेडी मसल्स है उनका साइज तो बढ़ ही जाएगा। मतलब अगर ये चीज़ काम कर गई तो अच्छा है, नहीं हुई तो भी कोई आपका नुकसान नहीं रहेगा। अब ये मेथड कैसे यूज़ करना है, आपको वो चीज़ समझा देता हूँ। आप लेकिन ध्यान रखना कि ये जो मेथड है, ये हर एक्सरसाइज पे काम नहीं करेगा। कुछ ही स्पेसिफिक एक्सरसाइज रहेंगी जिनमें हम इस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। हम लोग अभी 5 एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल देखेंगे। पहली एक्सरसाइज है लेट पुल डाउन। जो लेट पुल डाउन है, ये एक्सरसाइज हम कुछ इस तरीके से करते हैं। मतलब केबल से ये हैंडल अटैच रहता है और इसे हम पकड़ के नीचे पुल करते हैं, फिर वापस इसे ऊपर लेके जाते हैं। जो नॉर्मल हाइपरट्रोफी वाला वर्कआउट रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे 10-10 के 3 सेट करेंगे। लेकिन जब हम हाइपरप्लेशिया के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो 10 रैप करने जैसे आप हाइपरट्रोफी में ही करते, लेकिन 10 रैप करने के बाद दूसरे सेट के लिए आपको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब आपका पहला सेट कंप्लीट हो जाएगा, आप इस रॉड को ऊपर लेके जाओगे और इसी पोजीशन पे इसको होल्ड करके रखोगे, बल्कि इसको आप थोड़ा और ऊपर जाने दोगे। ऐसे में आपकी जो लेट्स की मसल्स हैं, ये थोड़ी स्ट्रेच होंगी। आपको अपने लेट्स, शोल्डर्स, इनको टाइट नहीं रखना है, आपको इनको एकदम ढीला छोड़ देना है, ताकि आपके पूरे लेट्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएं। और इस स्ट्रेच वाली पोजीशन को आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। जब 30 सेकंड हो जाएंगे, तो आपका ट्रेनिंग पार्टनर वेट को थोड़ा कम कर देगा और फिर आपको फिर से 10 रैप कंप्लीट करने हैं। जब 10 रैप हो जाएंगे, तब आप फिर से उस स्ट्रेच वाली पोजीशन को 30 सेकंड तक होल्ड करोगे, और अगले सेट में आपका पार्टनर फिर से थोड़ा बहुत वेट कम कर देगा और आपको फिर से 10 रैप कंप्लीट करने हैं। आई होप आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब आप जो 3 सेट करोगे, आपको तीनों सेट के बीच में रेस्ट बिल्कुल नहीं लेना है, बल्कि जो रेस्ट वाला पार्ट है, आपको उसको रिप्लेस कर देना है उसी एक्सरसाइज के स्ट्रेच वाले पार्ट से, और हर सेट के बाद आपको थोड़ा थोड़ा वेट कम करते जाना है। तो ये होता है इंट्रा सेट स्ट्रेच मेथड, जो कि हाइपरप्लेशिया इंप्रूव करने में मदद करता है। अगली एक्सरसाइज का हम एग्जांपल देखते हैं। ये एक कोर वाली एक्सरसाइज है। इसमें आप नीचे जा रहे हो, फिर ऊपर आ रहे हो,
और ये चीज़ करने में आपके कोर की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको 10 रैप वैसे ही करने जैसे आप कर रहे थे, और 10 रैप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वो स्ट्रेच वाली पोजीशन को होल्ड करना है। मतलब जो मसल हम अभी टारगेट कर रहे थे उसी मसल को स्ट्रेच करना है, और 30 सेकंड तक उस पोजीशन को होल्ड करने के बाद आपको फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है। अगला एग्जांपल है काफ रेस का। इसमें आप जितने रैप करते हो आपको उतने रैप करने हैं, और जब आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा आपको एकदम पैरों को नीचे लेके जाना है और अपने काफ को स्ट्रेच करना है। सेम इसी पोजीशन को 30 सेकंड होल्ड करने के बाद आपको सेकंड सेट करना है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल का। हैमस्ट्रिंग कर्ल की 2 मशीन आती हैं, एक होती है जिसमें हम उल्टे लेट के करते हैं, और एक होती है जिसमें हम बैठ के वो एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। जिसमें हम उल्टा लेट के करते हैं ना, उस एक्सरसाइज में हम हमारी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये मेथड हम इस मशीन पे यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो बैठ के करने वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको नॉर्मल तरीके से 8-10 रैप करने जितने आप कर रहे थे, और जब एक सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको हल्का सा आगे झुकना है, अपने नीज को बिल्कुल लॉक रखना है और हैमस्ट्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करके उस पोजीशन को होल्ड करना है। 30 सेकंड बाद आपको फिर से दूसरा सेट करना है। अगला एग्जांपल है डंबल फ्लाइज का। ये एक्सरसाइज हमारे चेस्ट के लिए है। इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये रहती है और हम दोनों डंबल्स को दोनों साइड लेके जाते हैं और फिर वापस से ऊपर अपने चेस्ट के सामने लेके आते हैं। आपको इस एक्सरसाइज से 8-10 रैप करने हैं, और उसके बाद डंबल्स को दोनों साइड रखना है, हल्का सा उसको नीचे लेके जाना और अपने चेस्ट की मसल्स को स्ट्रेच करना है। उस पोजीशन को कुछ देर तक होल्ड करना है और फिर वापस से वेट को ऊपर उठाना है और दूसरा सेट कंप्लीट करना है। आई होप आप ये सारी एक्सरसाइजेस को देख के अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें ये चीज़ कैसे करनी है। आप ये चीज़ स्क्वाट्स के ऊपर नहीं कर पाओगे। मतलब आपने एक सेट स्क्वाट का किया, उसके बाद आप वहीं पे खड़े रह गए, तो ऐसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। और उसमें भी आप ये चीज़ ट्राई मत करना कि आप नीचे बैठ गए और उस पोजीशन पे स्ट्रेच करके होल्ड कर रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे तो आप उठ ही नहीं पाओगे वापस से। जो हाइपरप्लेशिया है इसमें एक्सरसाइज सिलेक्शन का ही एक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा आपको। मतलब आपको सिर्फ वही एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी है जिसमें हम एक सेट कंप्लीट करने के बाद हमारी मसल्स को एक स्ट्रेच वाली पोजीशन पे रख पाएं, और उस पोजीशन पे रखना थोड़ा रिस्की नहीं होना चाहिए। आई होप ये ट्रेनिंग मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारी सिर्फ मसल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे टेंडन्स की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर आप अपने टेंडन्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप ये साइड वाला वीडियो देख सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।